हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं 2017 यूपी टेट के पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने हिंदी का जो है ए टू जेड जितना भी अभी तक यूपी टेट का पेपर हुआ है 2021-22 तक और उससे पहले 2011 से लेकर 21-22 तक सारे एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी का कंप्लीट हो चुका है। उसका एक मैराथन भी है और पार्ट वाइज वीडियो भी है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में भी है और ऐसे भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसके साथ साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, साइकोलॉजी की सारी वीडियो पड़ी हुई है, प्लस प्ले लिस्ट में भी ऐड कर दिया है मैंने, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। अभी तक 2017 से पहले सारे जो है क्वेश्चन हमने करवा दिया है। आपको 2017 से पहले जितने भी पेपर हुए हैं आपने देखा होगा और आपने अनुमान लगाया होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं। तो आपको इससे क्या हुआ है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता चला है कि अगर हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है तो दूसरे ईयर में आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है 50% रिपीट हो ही रहा है, इनडायरेक्टली रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। अगर आप व्याख्या सहित यानी एक्सप्लेनेशन सहित क्वेश्चन को करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आप जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है कर ले रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। तो आज हम लेकर आए हैं 2017 का जो साइकोलॉजी का पेपर करेंगे हम लोग, जिसे बाल विकास भी कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2017 का ये पेपर है। प्राथमिक स्तर का है, क्लास 1 to 5 के लिए है। व्याख्या सहित है, प्रश्न पत्र का हल भी है उसके साथ। और परीक्षा तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 15 अक्टूबर 2017। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मैं ऐसे ही नहीं इसको करवा रही हूँ। मेरा खुद का भी कुछ ऑक्यूपेशन है, जैसा कि मैंने यूपी टेट जो है दिया हुआ है। और यूपी टेट ना केवल मैंने यूपी टेट का प्राइमरी का बल्कि 6 to 8 का भी मैंने अच्छे खासे नंबर से पास आउट किया है। और सी टेट भी मेरा अपर और लोअर दोनों पास है, यूपी टेट दोनों पास है। प्लस बिहार का एस टेट जो पेपर 1 होता है 9 to 10 के लिए, उसका भी मेरा पास आउट है अच्छे खासे नंबर से, अच्छे खासे परसेंटेज से। उसके साथ बात करें कि फ़िलहाल मैं बीपीएससी टीचर हूँ बिहार गवर्नमेंट में, और मैं क्लास 9-10 में साइंस पढ़ाती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मेरे बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी कि मैं जब कुछ बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने जैसा किया है, मैंने कहीं पाया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। बिना कोई क्वालिफिकेशन या फिर कोई ऐसे वैसे आकर मैं बात नहीं कर रही हूँ। मेरी हायर क्वालिफिकेशन भी मेरे अभी पीजी रनिंग है और मैंने बीएड कंप्लीट कर रखा है। बीएससी प्लस बीएड में मैं जॉब कर रही हूँ और पीजी में मेरा इग्नू से रनिंग है। तो ये सब मेरी जो क्वालिफिकेशन है मैं आपके समक्ष रखना ज़रूरी समझती हूँ, ताकि आप लोग को भी मेरे विश्वास हो कि जो पढ़ाने वाला आपके मतलब आपको जो बता रहा है कहीं ना कहीं खुद इन सब से गुजरा हुआ है और उसको एक्सपीरियंस है तब बोल रहा है। नहीं तो अरे गहरे नथु गहरे तो कुछ भी बोलते रहते हैं। जिन्होंने कभी यूपी टेट पास भी नहीं किया है आज यूपी टेट का एग्ज़ाम पढ़ाते हैं और मतलब अपने आप को बहुत बताते भी हैं कि हमने ये किया वो किया। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप मुझ पे भरोसा करें और मेरी गारंटी है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 15-15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। और नहीं देखने को भी मिलते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन उसको पढ़ें और आपका कहने का 20-30 में से 20 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं तो कर लेंगे आराम से। उसके साथ थोड़ा बहुत आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको नॉलेज एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने किया था। मैंने नोट्स भी बनाया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं जो है यूट्यूब के माध्यम से ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूँगी। आप जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। खासकर साइकोलॉजी का नोट्स जो है मैंने बहुत अच्छे से बनाया था, क्योंकि साइकोलॉजी हमारे लिए नहीं है। हिंदी के लिए मैं आप सभी को कहूँगी आदित्य पब्लिकेशन पढ़ें, उसी साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, 30 आउट ऑफ 30 लेकर आएंगे। और पर्यावरण के लिए तो आप सभी जानते हैं, पर्यावरण के लिए कुछ भी पढ़ना कहीं से भी मुझे नहीं लगता यूपी टेट के लिए। आप बस यूट्यूब पे एक पॉलिटी का मैराथन ले लेंगे किसी से भी। मैं नहीं कहती मैं पढ़ाऊँगी, मैं कह रही हूँ किसी से भी यूपी टेट में एक पॉलिटी का मैराथन ले लीजिएगा। और एक इन्वायरमेंट, एक्चुअल में इन्वायरमेंट में जो होता है थोड़ा बहुत पॉल्यूशन वॉल्यूशन के बारे में पूछ देता है, तो थोड़ा बहुत वहाँ की आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा एक्ट कब आया पॉल्यूशन में, ऐसा ऐसा सब पूछ देता है। तो 2 मैराथन लेंगे, आपका पर्यावरण और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ अगर आप अन्य की जैसे इंग्लिश की और हिंदी की करना चाहते हैं तो या संस्कृत की, तो इंग्लिश और संस्कृत को सब ऑप्शनल में रखते हैं। तो इंग्लिश का भी मुझे लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एक मैराथन लेंगे तो मुझे लग रहा है कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ सेम कंडीशन हिंदी संस्कृत की है, क्योंकि आपने हिंदी जब पढ़ लिया तो संस्कृत का ऑलमोस्ट पार्ट जो होता है हिंदी की तरह ही होता है। 1-2 छोड़ दें, कुछ पॉइंट जो होते हैं उसको छोड़ दिया जाए तो हिंदी संस्कृत ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है ना। सॉरी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी का।
साइकोलॉजी का जो 2017 का क्वेश्चन पेपर है, अगर मेरी बातें आप लोग को इससे पहले जो भी बातें आप लोग को अगर टाइम वेस्ट लगी है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर और पढ़ने के लिए यहाँ पर जहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया वहाँ से क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं कहूँगी अगर टाइम बचाना है तो 1.5x पे कर देखें, क्योंकि 2x पे करेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता आपके दिमाग में कुछ बैठेगा। इनिशियली जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें जो है चीज़ें स्लो प्रोसेस में समझ में आती हैं, तो आप जितना स्लो सुनेंगे उतना दिमाग में आपको बैठेगा। जब आपको लगे कि हाँ टाइम वेस्ट कर हो रहा है, वहाँ पर आप 1.5x करें, क्योंकि 2x पे करेंगे तो दिमाग हमारा उतना कैप्चर नहीं कर पाता है। एज यू नो, तो हमारी कैपेबिलिटी ऑफ आवर माइंड कितनी होती है, 1.10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड के लगभग होती है, जो किसी बात को कैरी कर कर रखता है जब तक हम उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करें। अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारे अनकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में कुछ समय के लिए आ भी जाता है, लेकिन उसको भी रिपीट ना करें तो एक टाइम पे हम भूल जाते हैं। तो वैसे ही अगर किसी बात को आप स्लोली और ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ टाइम के लिए स्थिर होती है, फिर उसको एक बार रिवाइज कर लें तो आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बैठने लगती है। एक और बार रिवाइज कर लेंगे तो परफेक्टली आपके माइंड में बैठ जाती है, तो आपको बातें याद हो जाती हैं। तो वैसे ही पढ़ाई जब करते हैं तो इनिशियली जब आप पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड पे ही देखें, धीरे धीरे स्पीड अप करें और 1.5, 1.75, फिर 1.80, फिर 2x पे कर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना मेरा लेक्चर था। लेक्चर अगर आपको स्किप करना है तो कर सकते हैं, बाकी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि वही लेक्चर मुझे बताना ज़रूरी था कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताना चाहूँगी, जैसे आप सभी को पता होगा कि 30 में से 29 नंबर मेरा साइकोलॉजी में था और एक नंबर गड़बड़ाया हुआ था, उसमें मुझे किसी ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें दिख रहा है बाल विकास और शिक्षण विधि, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है, अगर कहें तो इसको कहेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, जिसमें आप देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो अधिगम का पठार सभी को पता है। अगर आप जब अधिगम के पठार में पढ़ेंगे तो अधिगम का पठार होता है कि सीखने में जब हमें कमी आने लगती है तो उसे पठार बोल देते हैं। तो इसमें क्या कारण नहीं है, प्रेरणा की सीमा। अगर हम किसी को प्रेरणा देते हैं, हालांकि पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी है विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी है शारीरिक सीमा, ऑप्शन डी है ज्ञान की सीमा। तो आप बताइए कि सीखने का पठार का कारण क्या नहीं है। तो आप सभी के लिए मैं टाइम देना चाहूँगी। आप आंसर ज़रूर करें अपने से, आपको क्या लगता है। आंसर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोग आंसर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको तुक्का भी सही बैठने लगेगा। तो आप लोग को अपने मन में जो कॉमन सेंस की कॉन्फिडेंट है आने लगेगी। तो कॉमन सेंस से भी हम क्वेश्चन करना जो रिपीटेड में कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पर मुझे जो करेक्ट आंसर लग रहा है विद्यालय का असहयोग लग रहा है, कि विद्यालय का असहयोग अधिगम पठार में कहीं भी आपका कह सकते हैं प्रभाव नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं कुछ तो विद्यालय सहयोग करे चाहे नहीं करे, आपको अगर सीखने की क्षमता है तो आप कहीं से भी सीख लेंगे। लेकिन जब आपको सीखने का पठार आ चुका है आपके दिमाग में या फिर आपके शरीर में, एक टाइम आता है सीखने का पठार स्वाभाविक रूप से हर किसी के एज में, हर किसी के टाइम पे आता है। तो क्या होता है उस टाइम कोई भी कुछ भी हो हमें प्रभावित करे, हम नहीं सीख पाते हैं। वैसे विद्यालय का असहयोग जो होता है इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है कि आपका पठार कब। हाँ, एक टाइम ऐसा आता है कि आप नहीं सीखते हैं तो कोई आपको मोटिवेट करता है तो आप सीखने लगते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा ज्ञान है और उसके बारे में और सर्च करने लगते हैं तो आप सीखने लगते हैं। शारीरिक सीमा, अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो आप बिल्कुल नहीं सीखेंगे। तो ये सब हमारे सीखने की क्षमता पर असर डालते हैं, जैसे प्रेरणा हो गया, शारीरिक हो गया, ज्ञान। लेकिन विद्यालय का असहयोग कहीं भी इस पे असर नहीं डालता। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा भी हुआ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सॉरी, क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन 2 में आप देखेंगे कि अधिगम अनुभव, याद रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहेंगे। और ये किसने कहा था। तो आप सभी को ये जो कथन है, आप सभी ने देखा होगा कि प्रीवियस कुछ ईयर से जो है कथन का जो प्रचलन है बढ़ता जा रहा है और हर एग्ज़ाम में 2 से 3 कथन जो है पूछे जा रहे हैं। तो सभी को पता है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। और ये कथन किसके द्वारा है, तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, गेस्टाल्ट और गेटस और अन्य के द्वारा जो ये कथन दिया गया है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए तो उस नोट्स में आपको A to Z सब कुछ मिलेगा।
ये जो कथन है किसने कहा है, कब क्या है, ये चैप्टर वाइज सिलेबस बटा हुआ है और उसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, ओके। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, स्टैनफोर्ड बिने प्रशिक्षण मापन करता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीटेशन है। तो आपको सभी को पता होगा स्टैनफोर्ड बिने जो है किसका हाँ प्रशिक्षण है, तो बुद्धि का प्रशिक्षण का मापन करता है। तो सभी को पता है कि स्टैनफोर्ड बिने प्रशिक्षण हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ा था साइमन बिन्ने का, और ये स्टैनफोर्ड बिन्ने आ गया। तो जहाँ पर बिन्ने आए वहाँ पर क्या लगाएंगे, बुद्धि का। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इसका हम कहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर पढ़िएगा। अभी ये भी क्वेश्चन भी रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 4 भी रिपीटेड है। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 देखा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। तो हमने क्वेश्चन में जुंग कहे या फिर युंग कहे, दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। जुंग युंग ये सब जो है एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। कहीं जुंग लिख देता, कहीं युंग लिख देता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का क्या किया है, इन्होंने वर्गीकरण किया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देख रहे हैं आप सभी लोग कितने सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहे हैं। उसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आप देखिएगा कि आपके बच्चे को क्या प्रभावित करता है, सबको पता होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बच्चों के सामाजिक विकास की। क्या आर्थिक कारक, आर्थिक तत्व हैं, क्या सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है, क्या शारीरिक तत्व है, वंशानुगत तत्व है। देखिए बच्चों के सामाजिक विकास की बात हो रही है यहाँ पर। अगर सामाजिक विकास की बात हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो होंगे, जो हमारे बच्चों के सामाजिक विकास को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, एज यू नो, ठीक है ना। सामाजिक विकास में आर्थिक तत्व का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन हमें बच्चों को सामाजिक रूप से, यानी कि वो सोशल कैसे बन रहा है उसको प्रभावित क्या करेगा, सामाजिक परिवेश जन्य ही प्रभावित करेगा कि वो समाज में बच्चा कैसा बनेगा। कहते हैं ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ पर्सन, एक्टिव एंड पैसिव। तो हमें कैसा सिटीजन बनना है, पैसिव या फिर एक्टिव, वो डिपेंड करता है कि हमारा आसपास का परिवेश कैसा है, ठीक है ना। कहीं छीना झपटी होती है तो बच्चा वैसे ही सीखेगा छीने झपटी, कहीं अनादर हो रहा है तो बच्चा अनादर ही करना सीखेगा, कहीं किसी को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है तो बच्चा रिस्पेक्ट देना ही सीखेगा। तो ये सब क्या है, सामाजिक विकास है। तो सामाजिक विकास के पे डिपेंड करेगा, सामाजिक परिवेश पे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो यहाँ पर आप शारीरिक विकास पे आ गया है, सामाजिक विकास से शारीरिक विकास पे क्वेश्चन शिफ्ट हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम कौन सा है, मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द बोला था, कोई भी चीज़ जो हमारे साथ जो होती है कहीं ना कहीं अनियमित होती है, हमारा विकास भी हो, चाहे अधिगम की क्षमता, सीखने की क्षमता, वो भी अनियमित रूप से होती है। एक बार ऐसा आता है कि हमारे अधिगम का पठार आने लगता है, यानी सीखने की जो कैपेसिटी कम होने लगती है। तो ये जो स्वाभाविक है, इसे घबराना नहीं है, हर किसी के साथ होता है। हम लाख पढ़ते हैं, ऐसा लगता है हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, मतलब पढ़ाई के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, और हम लाख कोशिश करते हैं कुछ सीखने का, ऐसा लगता है सीख नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अधिगम का पठार है, हर किसी की लाइफ में आता ही है, और ये कॉमन है, तो इसे घबराना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरे अनुसार, मैं कह रही हूँ भाई, ऑप्शन को देखते हुए मैं बताऊंगी, मेरे अनुसार अनियमित है, और हम करेक्ट आंसर भी जाएंगे। अनियमित विकास का नियम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है, एक टाइम पे जो शैशवावस्था होती है बहुत तीव्र होता है, फिर जब बाल्यावस्था आती है तो मंद हो जाता है, फिर जब किशोरावस्था आती है तो बहुत तीव्र हो जाता है। तो हम कहेंगे अनियमित है, कहीं नियम से नहीं चल रहा है कि कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे अनियमित विकास, ठीक है ना। आगे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, आ जाते हैं ऊपर, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो ऑप्शन बी दिया हुआ था, ऑप्शन बी में ही था अनियमित का, तो देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आप सिद्धांत जब विकास का पढ़ेंगे तो देर आर 6 to 8 थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो वहाँ पर दिया रहता है कि कैसे किसी के बच्चे का विकास होता है,
कहाँ से विकास शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कौन सा नहीं है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत तो हमने नहीं पढ़ा है। ये तो मुझे लग रहा है यही करेक्ट आंसर होगा। बाकी निरंतरता का विकास, परस्पर और समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है, जब हम अगर आपको नोट चाहिए तो उसमें एक्सप्लेन कर ये सब लिखा हुआ है और क्या होता है ये सब हम जानेंगे उसमें। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आप अच्छा खासा जो है ज्ञान अर्जित कर सके। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन, सॉरी, आप लोग ने आंसर देख लिया होगा, फिर भी जो है हम इसको करेंगे। विकास के परिणाम, क्वेश्चन नंबर 8 है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन हर्लो का है। जैसा कि आप सभी ने इसका आंसर देख लिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसे मैं कंटिन्यू ऊपर करती जा रही थी और आपके समझ जो है आंसर ही प्रस्तुत हो गया था, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसका करेक्ट आंसर क्या है। लोग, इसमें कोई 30 मार्क खान नहीं है कि दिमाग लगाना है कि ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। हर किसी का अपना कथन है, कथन तो रट्टा मार चीज़ें हैं और आपको रटना पड़ेगा। हालांकि कुछ चीज़ें आपको, जैसे हरलोक है, तो इसमें क्या ऐसे शब्द को हरलोक से जोड़ेंगे कि ये कथन हमको याद रहेगा, ऐसा कर कर आपको याद करना है, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जरूर देखिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सॉरी यार, ये भी क्वेश्चन मैं कहूँगी कि रिपीटेड है। हालांकि आंसर आप लोगों ने देख लिया, फिर भी मैं कहूँगी ये क्वेश्चन जो है मूल प्रवृत्तियों वाला 11 रिपीटेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने इसको डिस्कस किया था। हालांकि मैंने एक्सप्लेन करके नहीं बोला था, पर मैंने कहा था कि एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर पढ़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। तो सभी को पता है किसने किया था। जब हम संवेग पढ़ते हैं तो संवेग में मूल प्रवृत्तियाँ आती हैं और मूल प्रवृत्तियों को कितने भागों में, 14 भागों में डिवाइड किया गया है। और किसने किया है? मैकडूगल ने किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और 14 का हमेशा उसमें से कोई एक पूछ देता है कि इसी मूल प्रवृत्ति का किसी एक संवेग का मूल प्रवृत्ति क्या है, ठीक है ना। संवेग देयर आर 14 कह सकते हैं इमोशन है, और हर इमोशन का एक जो है रूप दिया है, कह सकते हैं अनदर नाम है, तो उसको पूछता ही है कहीं ना कहीं। अभी आने वाले समय में आपको दिखेगा कि 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है। अब तो 2018 का क्वेश्चन ही बस बचा हुआ है, क्योंकि 2017 का क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुआ था। सभी को पता है कि 21-22 में जो एग्जाम हुआ था यूपीटेट का, वो रिपीटेड था 2017 का। 2017-18 का जो रिपीटेड था, इसीलिए जो है हम 2021 वाले पेपर नहीं करवाएंगे, क्योंकि 2017 का ही रिपीट क्वेश्चन पेपर हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 से, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसका है जी? ये कथन डिम्पल जी का है शायद, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया था कि अवधान का मतलब, मैंने लास्ट पेपर में बताया था कि अवधान का मतलब होता है ध्यान, ठीक है ना। अब ध्यान को अवधान लिख दिया तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो इसका डिम्पल का करेक्ट आंसर होगा। बाकी हम आंसर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये सब याद करने वाली चीज़ें, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है ना, इसमें कॉमन सेंस आपका लगेगा। ये सब आपको याद करने वाली चीज़ें, क्योंकि कथन से आपने देखा यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है कथन से आपके समक्ष दिखे आपको। तो कथन का जो नेचर है वो बढ़ता जा रहा है। हो सकता है आने वाले इक्विटेट में आपको अच्छा खासा जो है कथन से क्वेश्चन देखने को मिले, साइकोलॉजी में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में, या फिर पेडागोजी कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियमों में शामिल नहीं है? तो आपको हमने बताया था कि जब थॉर्नडाइक, तो आप लोग को यहाँ पता चला होगा कि थॉर्नडाइक का जो क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक से अच्छा खासा, थॉर्नडाइक से जो क्वेश्चन आ रहा है थॉर्नडाइक, तो आपको थॉर्नडाइक को छोड़ना नहीं है, आपको थॉर्नडाइक को अच्छे से जो है पढ़ लेना है, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा थॉर्नडाइक को क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, जिसको मैंने बार बार रिपीट किया है, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक ने कितने नियम थे? तत्परता का नियम उनका पहला था, मुख्य नियम था। उसके बाद था प्रभाव का नियम, और लास्ट था अभ्यास का नियम, ठीक है ना। तो ये था, ये 3 मुख्य नियम है, ठीक है ना। और 5 जो है गौड़ नियम है, यानी कि कह सकते हैं कि गौड़ नियम 5 दिए थे उन्होंने। वो कौन कौन से गौड़ नियम 5 है उसको भी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या जानेंगे हम। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ठीक है ना।
अगर साइकोलॉजी पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तभी मैं आगे बढ़ूँगी, क्योंकि जानते हैं ना टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी का, आपका भी हमारा भी। तो आप भी अपना टाइम जो है एक अच्छे वे में लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। जब तक आप लोग को रिक्वायरमेंट नहीं होती तब तक मैं कुछ भी सप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है ना। देखिए ना, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो डिमांड एंड सप्लाई वाला पढ़ा होगा, जहाँ डिमांड होगी वहीं सप्लाई होगा। और बिना डिमांड का सप्लाई होते रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग को चाहिए इसका साइकोलॉजी का कंप्लीट नोट्स और यूपी10 में फ्री ऑफ कॉस्ट साइकोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं और A to Z कहीं इधर से उधर नहीं, आप सभी के लिए मैं उसको ला कर रखूँगी, आपके समक्ष रखूँगी। अच्छे खासे नोट्स हैं, मुझे नहीं लगता अगर आपने उससे तैयारी कर ली तो एक क्वेश्चन भी आपका सिंगल स्किप होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के साथ उसको कीजिएगा तो बिल्कुल जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो लगभग मुझे लग रहा है कि एक महीने में पूरा साइकोलॉजी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य नियम थे और गौण नियम थे। तो मुख्य नियम क्या क्या थे यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 जो है मुख्य नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और यहाँ पर देखते बहु अनुक्रिया का यहाँ पर 4 ही दिया है, हालांकि 5 है, ठीक है ना। गौण नियम के अंतर्गत 5 रखे गए हैं। बहु अनुक्रिया का नियम देख रहे हैं, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदस्य का अनुक्रिया का नियम, हालांकि यहाँ पर 5 है। एक जो यहाँ पर मिस किया हुआ है उसको जो हम, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर उसमें बताऊंगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जठोला ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता प्रशिक्षण जो है प्रतिपादित किया था। ये सब जो है आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सब पता करने वाली चीज़ें हैं। अगर कोई कॉमन सेंस होता तो मैं ज़रूर इसको एक्सप्लेन करती, हालांकि ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, पढ़कर ही आपको पता चलेंगी, ठीक है ना। अगर कॉमन सेंस होता है तो मैं एक्सप्लेन करती कि आपको क्या कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है ना। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो स्पीयरमैन ने, आई थिंक जो है यहाँ पर आप लोगों ने आंसर भी देखा होगा, क्या था आंसर। मेरा थोड़ा स्पीयरमैन है, आंसर में आप लोगों ने बी ही देखा था, मैंने आंसर नहीं देखा था, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने 2 प्रकार की बुद्धि बताई थी, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल क्या होता है, जो हमारे कह सकते हैं वंशानुगति से या फिर हमारे माइंड में जनरली होता ही है। और स्पेसिफिक वो होता है जो हम अर्जित करते हैं, मतलब लेते हैं, एंड किसी फील्ड में हमें स्पेसिफिसिटी है। फॉर एग्जाम्पल हम टीचिंग में है तो टीचिंग में क्या स्पेसिफिक ज्ञान है, मुझे स्किल है टीचिंग की, तो क्या होगा ये। तो स्पीयरमैन ने 2 टाइप का जो है सिद्धांत दिया था, द्विकारक सिद्धांत दिया था बुद्धि का, एक जनरल था एक स्पेसिफिक था, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसे एस जनरल को जे फैक्टर कहा गया था और स्पेसिफिक को एस फैक्टर कहा गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आप बताइए कौन सा सही नहीं है। पहला है, सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया सभी जानते हैं थॉर्नडाइक का है। सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने दिया है, सभी को पता है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी हम सभी को जानते हैं, पॉल्वो का है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल का नहीं है, ठीक है ना। ये जोड़ी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, जब आपको इतना सारा पता है तो ये ही गलत हो सकता है, क्योंकि थॉर्नडाइक को सभी को पता है, थॉर्नडाइक वेरी फेमस है और उनके सिद्धांत का अन्य नाम भी उद्दीपन अनुक्रिया है। स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है, वहीं पॉल्वो का है, क्लासिकल का है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है ना। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सृजन शास्त्र का पिता, क्रिएटिविटी ऑफ फादर कह सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, गाल्टन होगा। ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, हालांकि आप लोगों ने आंसर पहले ही देख लिया था। देखिए, लाइन में एक ही लाइन में आंसर दे देता है, तो मेरी उम्मीद रहती है कि 4 लाइन में दिया होगा, तो धीरे धीरे ऊपर करेंगे, 4 लाइन आएंगी। हालांकि एक ही लाइन में जो है एक ही वे में सभी आंसर दे दिया था, इसकी वजह से आप लोगों ने आंसर देख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके समक्ष है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का चर्चा किसने किया है। तो देखिए, ग्रंथियों के आधार पे जो है इनमें से
कैस्मर को हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कैस्मर पे कह सकते हैं कि उन्होंने शारीरिक आधार पे किया था। तो शारीरिक आधार में ग्रंथियां भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं। हालांकि यूंग हो गया, यूंग का आपने देखा वही अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। कैनन का जो है देखेंगे, स्पेंसर का भी देखेंगे, कैनन का भी देखेंगे किसके आधार पर किया है। वाइल जो है कैसनर जो है शारीरिक आधार पर किया है, तो शरीर में जो ग्रंथियां जाती हैं। हालांकि आयोग ने इसका आंसर मतलब नहीं माना है किसी को भी, लेकिन अगर मान लीजिए आयोग मानता भी तो कैसनर को मानता, क्योंकि शारीरिक आधार पर दिया है और शरीर में ही ग्रंथियां आती हैं। तो ग्रंथियों के आधार पर फिलहाल तो किसी ने नहीं दिया था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि कैसनर, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखें क्योंकि इस पे जो है आंसर पे आयोग ने भी स्पष्टीकरण नहीं दिया था। तो कैसनर का देख सकते हैं शारीरिक संरचना के आधार पे, और शारीरिक संरचना के आधार पे 3 भागों में बांटा था, लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय। जुंग ने क्या किया था, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पे व्यक्तित्व का 3 भागों में डिवाइड किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ठीक है ना। स्पेंसर ने मूल्यों के आधार पे किया था और मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा था, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, कलात्मक वर्गीकृत किया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये भी कथन से, तो कथन से 4 क्वेश्चन आपके समक्ष है। संरचनात्मकता मौलिक परिणामों की व्यक्ति करने की मानसिक अभिक्रिया। तो क्रो एंड क्रो का जो है आंसर फेमस है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब कथन जो याद करने वाली चीज़ है। कोई इसमें दिमाग होता तो जरूर बताते हैं, लेकिन इसमें दिमाग नहीं है, आपको रट्टा मार स्टडी है, आपको करना ही पड़ेगा। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है, तो सभी को पता है विद्रोह कौन सी एज में आना शुरू हो जाता है, तो पूर्व किशोरावस्था। जैसे आपको 14 साल में एंटर करेंगे, 13 से 14 साल में एंटर करते हैं, आप जो है बहुत एग्रेसिव होने लगते हैं और हर बात जो है अपने ईगो से जोड़ लेते हैं। कोई आपको कुछ कहते हैं और आप जवाब ना दें, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है ना। तो ये जो आंसर हो जाता है 2018 का, सॉरी 18 क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सीखने का वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। हम कह सकते हैं सीखने का पठार। हमने कहा है ना, जब सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सीखने का पठार कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि बुद्धि लब्धि निकालने का तरीका क्या है या सूत्र क्या है। तो सभी को पता है कि मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु इंटू 100 कर देंगे तो हमारी जितनी भी बुद्धि लब्धि है निकल कर आ जाएगी। हमने लास्ट पेपर में निकाला भी था। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है सीखने का प्रयास वे भूल का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रयास और भूल के सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को ही कहते हैं, क्योंकि बिल्ली जो कर रही थी ना, प्रयास और भूल से ही कर रही थी, मतलब लगातार जो है क्वेश्चन कर मतलब ट्राई कर रही थी। उससे क्या होता है, इसलिए उनके सिद्धांत को क्या बोला गया था, प्रयास और भूल का सिद्धांत भी कहा गया था। इसका करेक्ट आंसर थॉर्नडाइक होगा। तो थॉर्नडाइक देख रहे हैं आप कितने इंपॉर्टेंस है। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर अभी तक जो है सबसे मतलब सारा जो है एक ना एक क्वेश्चन जो है थॉर्नडाइक से आया हुआ है। और थॉर्नडाइक का मैंने आई थिंक एक नोट्स भी रखा हुआ है, यूट्यूब पे डाल रखा है और A to Z सब कुछ बता रखा है। तो आप वो नोट्स जरूर जाकर एक बार देख लें। एक ही वीडियो होगा लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है ना। वहाँ से मुझे नहीं लगता है अभी वो नोट्स पढ़ने के बाद आइएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा और कहिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, फिर मेरे से बात कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे नोट्स से एक भी आउट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो सभी को पता है मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, और जोड़े में करें तो 23 हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कोहलर के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 23 का जो है क्वेश्चन नंबर 23 है और पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो अभी हमने एक कोहल वर्ग पढ़ा था जो नैतिक विकास से संबंधित है। हमने कहा था कोहलर और कोहल वर्ग में लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कोहल वर्ग जो है नैतिक विकास से संबंधित है और कोहलर जो है किससे संबंधित है, कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अभी हमने बताया था अधिगम का 2 प्रकार का सिद्धांत चलता है,
ठीक है ना। और 2 प्रकार के कौन कौन से सिद्धांत हैं आगे हम बात करेंगे। और ये गेस्टाल्टवाद है, और गेस्टाल्टवाद के मतलब सुझाव पे या नियमों पे चलते हैं, इसलिए इनको गेस्टाल्टवादियों में रखा गया है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है अधिगम का सिद्धांत जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख भी सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं स्किनर के सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ने अभी क्वेश्चन पूरा देखते हैं, और आप लोग ने देखा होगा कि कथन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा कि किसने सिद्धांत है और का अन्य नामों से भी क्वेश्चन है अच्छे खासे आपको देखने को मिले हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी हमने फिर भी आंसर देख ही लिया है, तो क्या ही कर सकते हैं, आप एक लाइन में दे देता है एक्सप्लेनेशन। जहाँ पर होती है ना वहाँ पर आंसर छुपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो डजेंट मैटर, जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैटर करेगा। ठीक है ना। वहाँ पर आपको आंसर नहीं केवल क्वेश्चन मिलेगा, लास्ट में आपको आंसर दिखेगा। यहाँ पर देखिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिपादन के प्रतिमान के प्रतिपादन कौन थे, तो कैटल थे। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। सब कुछ जो पढ़ने वाला है मैंने कहा है वो पढ़ेंगे, जहाँ कॉमन सेंस लगा सकते हैं वहाँ कॉमन सेंस से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ आपको पता ही होना चाहिए कि बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो कैटल थे। यहाँ एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके समक्ष है। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मानसिक उद्वेलन का जो है सृजनात्मकता के समक्ष मुझे लग रहा है किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे अनुसार जो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है ना, हमेशा क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है, ये याद रखिएगा। जहाँ पर भी आ जाए मानसिक उद्वेलन या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि हमारे ब्रेन को मतलब स्टॉर्म कर देना, भाई ब्रेन में एक भूकंप ला देना, यानी कि ब्रेन को एक्टिव कर देना, क्या है हमारी क्रिएटिविटी है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, समझ भी कहीं ना कहीं, लेकिन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सृजनात्मकता के लिए। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 27 है। तो गोलमैन किससे संबंधित है भाई, सॉरी आप लोग को लग रहा हो कि मैं जानबूझ कर रही हूँ, मेरी फिंगर जो है थोड़ी सा भी टच हो रही है स्किन पे ना, ये जो स्किन है ना हिलने लग रहा है और ऊपर से नीचे हो जा रहा है। तो गोलमैन जब आप पढ़ेंगे तो संवेदनात्मक वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, संवेग वाला, तो उसमें आप देखेंगे संवेदनात्मक बुद्धि से ये रिलेटेड है। इन्होंने इमोशन नाम की एक बुक भी लिखी थी, और इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए फादर ऑफ इमोशन भी इसको इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है ना। देखिएगा, इनका एक कथन है बहुत ज़्यादा फेमस है कि IQ और इमोशन में इन्होंने जो बताया है रेशियो, अगर आपको सक्सेस होना है तो अगर आप में इमोशन नहीं है तो आपको 80% चांस है कि आप फेल हो जाएंगे। वहीं IQ का जो परसेंटेज उन्होंने बताया कि मात्र IQ जो है आपका 20% जो है आपका सक्सेस में आपका रोल प्ले करता है, वाइल 80% जो रोल प्ले करता है आपका इमोशन करता है। तो इनकी एक बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और एक कोटेशन भी है, यानी कथन भी इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। हम बात करेंगे जब संवेग वाले चैप्टर में, तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना। तो अभी जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, निम्न से कौन सा शेष से भिन्न है, तो कौन शेष से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑप्शन है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिएक्शन सिद्धांत, समानीकरण का सिद्धांत। देखिए ये सारे सिद्धांत अधिगम के ही हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन सी जो है वो केवल और केवल अधिगम का सिद्धांत है। बाकी ऑप्शन A B D जो है ये अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत, यानी कि अधिगम को हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे उसके सिद्धांत है। वाइल ऑप्शन सी जो है ड्राइव रिएक्शन सिद्धांत जो है केवल अधिगम का सिद्धांत है। तो ये भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है भिन्न हो जाएगा। ये भी आपको पढ़ने से ही आएगा। आपको ऐसे और कहेंगे कि मैंने तो क्वेश्चन देखा मुझे नहीं आया, तो नहीं आएगा जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 से संज्ञानात्मक प्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, क्या है न्यूनतम स्तर। हमने देखिए जब आप आएंगे ब्लूम का जो कह सकते हैं कि हायरार्की जब पढ़ेंगे उसमें, तो सबसे पहले नॉलेज आता है।
जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। तो न्यूनतम स्तर पूछा है तो नॉलेज होगा। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर अनुप्रयोग आएगा, एनालिसिस, सिंथेसिस होगा, एनालिसिस होगा, फिर इवोल्यूशन होता है। देयर आर 6 स्टेप होता है और अभी तो चेंज हला कर दिया है कुछ, मतलब कुछ अपडेशन भी हुआ है। तो उसको सभी को अपडेट के साथ हम आपके समक्ष जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी को ला कर रखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी से ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक पहले संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है, ज्ञान होता है, यानी नॉलेज होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है एक्सप्लेन कर कर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, और एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका है, ऊर्ध्व अधिगम का अंतरण का उदाहरण है। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। जैसा कि हमने देखा शैक्षित अधिगम अंतरण क्या होता है कि कोई, मतलब मान लो आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, साइकिल चलाना आपको आ गया है, अभी सिंपल साइकिल चला रहे हैं, फिर रेंजर चला रहे हैं, तो मतलब कि समान, मतलब साइकिल चला रहे हैं पर दूसरी प्रकार की साइकिल चला रहे हैं, तो ये कैसे शैक्षित हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्रांसफर। उसके बाद ऑप्शन बी जो है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण क्या होता है कि आपने साइकिल चलाना सीख लिया, साइकिल चलाने का काम क्या कर दिया आपने, मोटरसाइकिल चलाने, यानी कि एक स्टेप आप आगे चले गए। एक स्टेप जब आगे चले जाते हो तो मतलब ऊंचा उठ रहे हो, तो इसे क्या वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर कहेंगे, यानी कि ऊर्ध्व अधिगम अंतरण हुआ है, यानी कि थोड़ा सा आप बड़े हो। और द्विपार्श्विक क्या होता है, एक हाथ से सीखा हुआ, दूसरे मतलब एक बॉडी पार्ट से सीखे हुए दूसरे बॉडी पार्ट में जब अधिगम का ट्रांसफर हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, द्विपार्श्विक अधिगम कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी हम इसे भी हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ये कंप्लीट हुआ। आई होप यू एंजॉय इट। हालांकि क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं तो बोल रही हूँ बहुत लिटिल मोर एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी वीडियो थोड़ी लेंदी हो जा रहा है, तो आप लोग जो है 2x पे या फिर आपके अनुसार जो भी आपको टाइम सही लगे आप जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।